बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कन्वेक्शन तक खत्म कर दिया था, राइट। और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आज टॉपिक जो है इसका रेडिएशन, एक ये लगेगा और एक अगला लेक्चर, बस 2 लेक्चर और इसके, और उसके बाद इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन क्या कहानी होती है, क्या कहती है आप लोगों से और किस तरीके से आगे चलती है, ये सारी चीज़ें हमें आज के टॉपिक में जानने को मिलेंगी। तो बेटा रेडिएशन अगर मैं बात करूँ क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए कि अब तक जो आपने मोड पढ़े, क्या क्या पढ़ा, मोड पढ़ा ना, तो ये ट्रेवल कैसे करती है हीट। सबसे पहले क्या था, कंडक्शन। उसमें क्या था, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो नहीं करते और वहीं पर क्या करते रहते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। और उसके बाद भी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास हीट ट्रेवल करी और उसके बाद एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ट्रेवल, ये करके हमारे पास कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन में पूरा पार्टिकल फ्लो कर रहा था, हमने देखा था कन्वेक्शन करंट का सेटअप होता है और उसके बाद हमारे पास आगे फंडा जा रहा था। और रेडिएशन में बेटा आप लोगों को किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। रेडिएशन में आप लोगों को किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे कि सूरज से जो धूप आ रही है तुम्हारे पास तक, सूरज से जो लाइट आ रही है तुम्हारे पास तक, वो कैसे आ रही है, रेडिएशन की वजह से। और जो इसका स्पेक्ट्रम है बेटा, जब हम लोगों ने इसको देखा तो इसकी वेवलेंथ जो लाई करती है वो लगभग इंफ्रारेड वेवलेंथ के बीच में लाई करती है। और इसीलिए इसकी वेवलेंथ को हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन से बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों के पास किसी भी चीज़ की स्पेक्ट्रम आप लोगों ने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था। लाइट को लेते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं, उसके स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। थोड़ा बहुत वहाँ से भी आज हम लोग रिलेट करेंगे, राइट। अब हमारे पास क्या होता है बेटा, जब भी कोई चीज़ आती है उसका स्पेक्ट्रम लेना आसान होता है और उसके स्पेक्ट्रम से हम लोग किस तरीके से सूरज का टेम्परेचर भी बता सकते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन्स लॉ। ठीक है, वेन साहब क्या कहते थे हम लोगों से, कैसे कैसे क्या क्या बातें रही, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो रेडिएशन हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है जहाँ पर आपको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। एक चीज़ समझ में आती है। अच्छा, अब आप लोग जो स्पेक्ट्रम लेते हैं वो आपने आज तक ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके लिया है, राइट। ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल कर आप लोग याद रखना सूरज की स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेसिफिकली क्वार्ट्ज प्रिज्म या सैंड प्रिज्म आते हैं। क्वार्ट्ज प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली बेटा जो आपके पास ग्लास का प्रिज्म होता है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी करता है और एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे पास जो हमें चीज़ें चाहिए वो सारी नहीं मिल पाती और इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वार्ट्ज प्रिज्म का करते हैं। तो क्वार्ट्ज प्रिज्म में क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से सारे के सारे जो चीज़ें आ रही हैं उसको क्या करते हैं, हमारे को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक छोटी मोटी चीज़ें जो बताई जाती हैं किस तरीके से रेडिएशन होता है, क्या होता है और किस तरीके से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगला टॉपिक आता है वो आता है इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मैटर के साथ आप लोगों का रेडिएशन किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान के चलिए आप लोगों के पास यहाँ पर कोई एक बॉडी थी और आपने इस पर कोई Q अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करी, Q अमाउंट ऑफ हीट इस पर रेडिएट करी। इसके पास बेटा 3 फंडा होते हैं। एक तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये वाली हो गई आपके पास Q एब्जॉर्ब। और कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। अब मैं आज आप लोगों को रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में डिफरेंस बताता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे इस बोर्ड का कलर वाइट है या मेरे इस जैकेट का कलर कुछ स्किन टाइप का है, तो आपका मतलब क्या है, ये स्किन कलर की पेंट हुई या फिर स्किन कलर है, नहीं। इस बात का मतलब ये होता है कि जो लाइट की रेडिएशन आई इस पर, उसने सिर्फ और सिर्फ स्किन कलर को रिफ्लेक्ट किया और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर दिया। यानी कि जो भी आप कलर देखते हैं वो सब उसके रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है एमिटेंस और एक चीज़ आती है रिफ्लेक्शन। कोई भी बॉडी कलर एमिट कब करता है और रिफ्लेक्ट कब करता है। रिफ्लेक्ट का तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे पड़ गई, रिफ्लेक्ट हो गया, आप क्या खत्म। बेटा एमिट तब करता है जब बॉडी अंदर से हीट होती है। जब बॉडी
अंदर से हीट होती है तो वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब कोई चीज बाहर फेंकता है उसे ट्रांसमिटेंस या एमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रखनी है कि रिफ्लेक्शन और एमिशन क्या ये दोनों सेम है, नहीं। जब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कोई चीज अपना कलर दिखाएगी तो वो आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन। और सीधा पढ़ने का जब आपके पास दिख जाएगी वो क्या है, उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हमें नॉर्मली जो कलर नजर आते हैं ये सब कैसे आते हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन की मदद से, राइट। अब इसका जो हमारे पास कहानी है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास Q अमाउंट ऑफ हीट है, तो आपके पास Q अमाउंट ऑफ हीट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक रिफ्लेक्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक ट्रांसमिटेंस। तो Q इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं QA प्लस QT प्लस QR, राइट। समझ में आ गया है। ऐसे QE लिख दो, एमिशन लिख दो, ट्रांसमिशन लिख दो, बातें। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 इज इक्वल्स टू QA बाई Q प्लस QE बाई Q प्लस QR बाई Q, राइट। यहाँ पे मैंने 1 लिखे, Q सबको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक फंडा तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि ये सब चीजें क्या है, तो देखिए कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसका रेशियो कितनी लाइट पड़ी, यानी कि एब्जॉर्ब लाइट अपॉन में कितनी लाइट पड़ी, वो टोटल इंसिडेंट है। ये क्या है हमारे पास, टोटल इंसिडेंट, और ये क्या है, लाइट एब्जॉर्ब। इसका रेशियो जो आपके पास आता है इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन पावर। क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन पावर कहेंगे या फिर एब्जॉर्बटेंस कह देंगे। क्या कह देंगे, एब्जॉर्बटेंस। तो ये हमारे को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस A की वैल्यू होती है कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब करी अपॉन में कितनी हीट कितनी इंटेंसिटी की हीट उस पर डाली गई। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है और इसमें से कितना ये हुआ, ये आपके पास क्या आता है, A के बराबर आता है। दूसरा आपके पास है एमिशन पावर। ठीक है, इसको हम लोग छोटे e से रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रांसमिटेंस पावर भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है QE अपॉन में Q से, राइट। अगली हमारे पास आती है रिफ्लेक्टिंग पावर या रिफ्लेक्टिव पावर। इसको हम लोग किससे देते हैं, इसको हम लोग R से देते हैं, तो R इज इक्वल्स टू QR अपॉन में Q आ जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी कि बेसिकली रेडिएशन मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका फंडा हमारे पास ये सब सामने आ रहा है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास A प्लस E प्लस R बराबर 1, इसका फंडा आप लोगों के सामने आ जाता है। किसी भी बॉडी के लिए कोई ना कोई लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ वो एमिट करेगा, कुछ ना कुछ वो ट्रांसमिट करेगा। ये कहानी होती है जब आपके पास जनरल बॉडी रहती है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में छोटी सी लाइन दे रखी है ब्लैक बॉडी नाम की चीज की। इसकी नाम की चीज दे रखी है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब काली बॉडी मत समझना, ब्लैक का मतलब सारी चीज काली हो गई है ये भी मत समझना। बस ब्लैक बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन अपने ऊपर जब पड़ेगी एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। तो अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि ना तो वो कुछ इमिट करेगी ना वो कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, ये जीरो हो जाएगा और यही कारण है कि उसका A 1 हो जाएगा, राइट। समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक हाईली पॉलिश बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है। फॉर अ हाईली पॉलिश बॉडी वो सारी चीज एमिट कर देती है, ट्रांसमिट करती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो उस केस में आपके पास एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा हाईली पॉलिश बॉडीज के लिए, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अगर बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है A की वैल्यू 1 आ जाएगी, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो आपके पास A और T 0 आ जाएगा।
भाई परफेक्ट रिफ्लेक्शन का मतलब कितना हो गया, A इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सारी की सारी उसमें क्या कर दी है, रिफ्लेक्ट कर दी है। तो ऐसे केस में बॉडी क्या हो जाएगी, परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो जाएगी। और अगर A और R 0 है, T 1 है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, परफेक्ट ट्रांसमीटर। भाई परफेक्टली ट्रांसमिट कर रही है ना। जैसे यहाँ पे अगर आपको बोलता है, तीनों केस उल्टे कर रहे हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है। T1 का मतलब क्या है, E इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। E और T बराबर ही है, जहाँ पे E है यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों से ट्रांसमीटर की जो बात करते हैं वो एमिशन और ट्रांसमिशन अब यहाँ पे हम लोग सेम लेके चलते हैं। बस तो क्या लिखा है, T लिखा है, E लिखा है, E लिखा है, E और T सेम है। हाँ E और T अभी के सेम है। कि बेसिकली ट्रांसमीटर में अगर बात कर रहा हूँ तो वही एमिशन कितना कर रहे हैं उस चीज़ को जानना मैं चाहता हूँ। तो ये हमारे पास 3 फंडे आते हैं। लेकिन किसी भी नॉर्मल बॉडी के लिए जो हमारे आसपास देखी जाती है बेटा, प्रैक्टिकल बॉडी के लिए हमारे पास अगर T की वैल्यू 0 रहती है, क्या बोला मैंने, T की वैल्यू 0 रहती है, तो अगर फॉर नॉर्मल बॉडी इफ T इज इक्वल्स टू 0, तो या फिर यानी कि E इज इक्वल्स टू 0, E लिखो T लिखो बात देखो, ठीक है। तो आप लोग कह देंगे A प्लस R की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो A इज इक्वल्स टू 1 माइनस R। अगर कोई बॉडी का A ज्यादा होगा तो R कम हो जाएगा, यानी कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ बैड रिफ्लेक्टर। कोई भी अगर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा, बैड हो जाता है। ये चीज हम लोगों के सामने, आपके सामने प्रस्तुत करी गई थी इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में जानने के लिए, तो ब्लैक बॉडी इस दुनिया में अगर सच बात बताई जाए तो ब्लैक बॉडी कोई है ही नहीं। मतलब इस अर्थ पे अगर मैं बात करूंगा तो ब्लैक बॉडी की तो कोई चीज ऐसी थी ही नहीं। लेकिन एक ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी बोला गया जिसके ऊपर आप कोई भी रेज इंसिडेंट कर सकते हो और जो अपने अंदर से हीट होने पर सारी वेवलेंथ एमिट कर सके। A body which can absorb all the radiation incident on it and upon heating it emits all the wavelengths, then such a body is said to be a black body. Although on this earth there is no such body which you can say a ideal or a perfect black body, but in this universe we consider our sun to be a perfect or ideal black body। यानी कि इस धरती पर तो हमारे पास कोई चीज मिलेगा नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया सूरज को एक आइडियल ब्लैक बॉडी माना गया है, क्योंकि सूरज का जो स्पेस था, जो उसका सरफेस था, उसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं शायद, राइट। वहां पर देखा गया कि वहां से सारी वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही थी, इसलिए हमने क्या माना कि वो एक ब्लैक बॉडी है। एक साइंटिस्ट आए थे फेरी साहब ने अपनी एक ब्लैक बॉडी बनाई थी, और फेरी साहब की ब्लैक बॉडी की कहानी किस तरीके से थी, आइए इस चीज को जानने में थोड़ी सी रुचि हम लोग दिखा देते हैं। बेटा फेरी साहब की जो ब्लैक बॉडी थी वो हमसे क्या कहती थी, उन्होंने कहा कि भैया मेरी जो ब्लैक बॉडी है ना वो कुछ इस तरीके से है, ये मैंने ऐसे बना दिया और इसके ऊपर से मैंने एक कोटिंग लगा दी, और ये वाला जो स्पेस है ना, ये मैंने कैसा रखा है, हॉलो रखा है, ठीक है। यहाँ से कोई एक लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ पर इन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टाइप का रन लगाया, तो जैसे लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो लाइट इधर गई तो फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब पता नहीं मैंने कहाँ पड़ दी, देखते जाना भैया, एरो अपने हिसाब से लगा देना, ज़्यादा लगा दी मैंने, समझ गए यार। तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, वो तो बस दिखाना, मतलब जाती जाएगी इधर, पर बाहर तो अभी निकली नहीं, लाइट अब एस्केप तो हो नहीं पा रही यहाँ पे इस हिसाब से, है ना। बहुत ही रियल चांस है कि परफेक्ट लेकिन यहाँ निकल जाए, और ये लगाने का तात्पर्य यही था कि जो लाइटें मुड़ जाए इस तरीके से और हमारे पास जो है परफेक्टली इस एंगल पे आके ना, राइट।
ये जो है तो खाली रखा गया था, ये वाला स्पेस क्यों खाली रखा गया था? ताकि जो इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी वजह से कोई अगर हीट आती है तो कंडक्शन या रेडिएशन की मदद से कोई हीट ट्रेवल ना कर सके, तो हीट का लॉस ना, राइट। ये जो अंदर की कोटिंग थी बेटा, ये वाली जो मैं आपके सामने ज़्यादा ब्लैक करके दिखा रहा हूँ, ये कोटिंग उन्होंने करी थी कार्बन ब्लैक की। किसकी करी थी बेटा? उन्होंने कार्बन ब्लैक की कोटिंग करी थी। अब ये जो कार्बन ब्लैक है, ये ही माना गया है कि लगभग आइडियल बॉडी की तरह बिहेव करता है। हालांकि कार्बन ब्लैक के अलावा कुछ मटेरियल जैसे कि लैंप ब्लैक या फिर प्लेटिनम ब्लैक, ये भी हमारे पास ब्लैक बॉडी की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी 85 to 96% तक ही पाई गई है, पूरी एफिशिएंसी इनकी भी नहीं पाई गई। अब लोगों को लगता है कि ये जो पूरा जो फेरी का अरेंजमेंट था ये पूरी ब्लैक बॉडी थी, लेकिन ऐसा नहीं था बेटा, क्योंकि किताबों में लिखा जाता है फेरी ब्लैक बॉडी, और इसको हम लोग पूरे को ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। तो लेकिन ब्लैक बॉडी ये नहीं थी, ब्लैक बॉडी हमारे पास ये नहीं थी। फिर सर ब्लैक बॉडी क्या थी? बेटा यही ब्लैक बॉडी थी। मतलब बेटा कहने का मतलब पूरा सिस्टम ब्लैक बॉडी नहीं है, छोटा सा होल है ना, एक्चुअली ये ब्लैक बॉडी। कैसे? देखिए, जब लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट के इंसिडेंट होने के बाद देखा गया कि ये जो ऑरिफिस था, यानी कि छोटा सा छेद था, यहाँ से जब बॉडी गर्म हुई, हीट हुई, तो देखा गया कि यहाँ से सारी वेवलेंथ एमिट हो रही थी, और इसी को उन्होंने क्या बोला? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसी वजह से जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ब्लैक बॉडी नहीं है, सिर्फ एक ये होल जहां से पूरी क्या आ रही है हमारे पास? रेडिएशन आ रही है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बोला? ब्लैक बॉडी। तो इट इज द होल विच इज कंसीडर्ड टू बी अ ब्लैक बॉडी, नॉट द पूरा सिस्टम। एनक्लोजर पूरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो होल जहां से लाइट आई और आपको सारी वेवलेंथ मिली। ये सारी चीजें आपके पास किस में आती हैं बेटा? ब्लैक बॉडी में आती हैं। अब हमारे पास आता है एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हैं। देखिए बेटा, एमिसिव पावर की अगर मैं बात करता हूं तो एमिसिव पावर को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक आता है मेरे पास स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जिसको मैं लिखूंगा ई लैम्डा। क्या लिख रहा हूं मैं? इसको मिटा दूं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई लैम्डा से। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आपके पास ई लैम्डा रहेगी, और एक नॉर्मल एमिसिव पावर जिसको आप सिंपल एमिसिव पावर बोलेंगे, टोटल एमिसिव पावर बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास? एमिसिव पावर, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे, एमिसिव पावर। ये स्पेक्ट्रल वाली, इसको टोटल कह दो, टोटल कह दो, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो किसका है? पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आपने यूज करी है, सिर्फ उसी का अंतर है। इन दोनों में रिलेशन भी एक लैम्डा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आराम से आ जाएगा, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअल में हमारे पास एमिसिव पावर क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने देखा लाइट पड़ने के बाद कितनी चीज एमिट हो रही है। कोई भी बॉडी कितनी लाइट को या कितनी रेडिएशन एनर्जी को एमिट कर रहा है, वो हमारे पास उसका एमिसिव पावर बताएगी। तो एमिसिव पावर आती है कितनी रेडिएंट एनर्जी, क्या बोला मैंने? कितना रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसने निकाला है। ये आप लोगों के पास हर एक वेवलेंथ के लिए अगर स्पेसिफिक है तो आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्डा लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ई लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए इंटू टी इंटू लैम्डा, ये आपके पास स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल क्यों बोल रहा हूं मैं? कि मेरे पास स्पेक्ट्रम में बेटा हर एक वेवलेंथ अलग अलग होगी, और उस वेवलेंथ की जो मेरे पास एमिसिव पावर होगी वो अलग से निकाली जा सकती है। लेकिन टोटल पूरे स्पेक्ट्रम की निकाल रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल एमिसिव पावर को
कितना रेडिएंट एनर्जी, क्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, रेडिएंट एनर्जी, वेयर क्यू इज द रेडिएंट एनर्जी, ये आप लोगों से एनर्जी है बेसिकली, राइट। तो टोटल एमिसिव पावर में क्या आ जाएगा, Q by A into T। बेसिकली एमिसिव पावर E is defined as the amount of radiant energy per unit area per unit time। तो ये आप लोगों के पास छोटा मोटा डिफरेंस जो आपको बताया जाता है कि एमिसिव पावर में और इसमें क्या रहता है, आपके सामने आ गई है। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं E बाय लैम्डा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई लैम्डा, इसको अगर मैं, ये तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ ई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू ई लैम्डा। देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ, तो आप कह सकते हो ई लैम्डा इज इक्वल्स टू ई बाय लैम्डा, राइट। ये इनके बीच में रिलेशन होता है, यानी कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अगर आपको निकालनी, टोटल एनर्जी दिखानी है, तो आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको आप यूज करेंगे, तो ये आप आराम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी चीज समझ में आती है। अब आते हैं इसके डायमेंशन पर और इसकी यूनिट पर। तो बेटा डायमेंशन क्या होगा, ये तो काफी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि Q हमारे पास किसकी है, एनर्जी की, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, mL2T माइनस टू। यहाँ पे मिटा दिया मैंने, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T माइनस टू। पहले इसकी निकालते हैं, अपॉन में एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, इनटू T यानी कि टाइम, और इनटू लैम्डा इनटू L। तो मेरे हिसाब से तो L-1 और T-3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mL-1 T-3। ये आपके पास किसकी आएगी बेटा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। लेकिन इसकी कितनी आएगी, मेरे हिसाब से L हट जाएगा, बस लैम्डा वाले तो हटेगा ना, लैम्डा ही तो हुआ और बाकी सारी चीजें सेम है, तो एक L हट जाएगा, तो Q/AT यानी कि mL2T-2 अपॉन L2 इंटू 2 यानी कि MT-3। ये आप लोगों के पास डायमेंशन आ जाती हैं बेटा, जो आप लोगों से पूछी जाती हैं और यही आप लोगों को करनी भी होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों के पास इसकी एनर्जी कितनी आएगी, तो देखो जूल पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका दिख रहा है भाई। क्यू को हम लोग किसमें नापते हैं, जूल में, एनर्जी है ना, क्यू क्या है, रेडिएंट एनर्जी, जूल अपॉन में एरिया किसको नापेंगे, मीटर स्क्वायर, और टाइम को सेकंड, राइट। और जूल पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉट। ऐसे पावर हो गया ना, ये जूल अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम, पावर हो गया ना, वर्डन अपॉन टाइम, तो इसका आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसकी देखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉट मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्यूब आ जाएगा। लेंथ ही है ना, ये भी लैम्डा क्या है, लेंथ है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। वॉट पर मीटर क्यूब, इसका सिंपल सा डेरिवेशन आता है, जूल पर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू ए, एंगस्ट्रॉम जो आपको दे रखा है। बेसिकली अगर लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है, वेवलेंथ, उसकी डायमेंशन किसकी तरह रहेगी, एल की तरह रहेगी। तो ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है, तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं। एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, ये क्या हो गया हमारे पास, एमिसिव पावर। दूसरा क्या होता है बेटा मेरे पास, एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है आपके पास, कितना एब्जॉर्ब किया अपॉन कितनी इंटेंसिटी की लाइट आपने उस पर फेंकी थी, ये उसका एब्जॉर्प्टेंस आता है। ऐसे ही जिस तरीके से आप लोगों ने पर्टिकुलर ई लैम्डा का निकाला था, ऐसे ही अगर आप ए लैम्डा यानी कि पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टेंस निकाल रहे हैं, तो आप ए निकालने के बाद उसको उससे क्या कर दीजिए, लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आप लोगों के पास छोटे मोटे चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। नेक्स्ट आती है आपके पास एमिसिविटी। क्या आती है, एमिसिविटी। याद रहे ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमिसिविटी है, और ये जो बताया था ना ई एमिसिव पावर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एमिसिविटी को हम लोग छोटे ही से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ लिखें, पूरा बोर्ड तो आज भर गया, यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा है एमिसिविटी। बेटा एमिसिविटी हमारे पास क्या होती है, एमिसिव पावर यानी कि ई, ये वाला एमिसिव पावर किसी भी बॉडी का उसकी सरफेस पर, और रेशियो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी का।
इसका जो रेशियो आता है ये हमें क्या देता है बेटा, एमिसिविटी। तो व्हाट इज एमिसिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू दैट ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। जिस भी काम हो रहा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होगा, तो उसका जो सरफेस दिया होगा, यानी कि मैंने आपको बोला ना कि लाइट एक ऑब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पे ऐसे लाइट पड़ी, तो इसका सरफेस, इसकी जो एमिसिव पावर है इस सरफेस पे लाइट पड़ने से, वो आपने निकाल लिया। कैसे निकालेंगे? क्यों भाई, कितनी इंटेंसिटी ऑफ रेड देगा, एरिया आपको पता पड़ गया, इनटू टाइम, कितना टाइम के लिए पड़ा, यहाँ से निकाल लोगे, अपॉन में ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी एमिसिविटी आ जाती है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके बेटा, जो अभी पढ़ा उसका एक सारांश इस न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, ना देखते हैं कितना आता है। एरिया आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक हीटर का, वही सरफेस एरिया आपको मिल चुका है, राइट। और एमिट्स रेडिएंट एनर्जी ऑफ 60 किलो जूल इन 1 मिनट। फाइंड एमिसिव पावर। बेटा ई का फॉर्मूला क्या था आपके पास एमिसिव पावर का? Q बाय A इंटू टी, राइट। तो आपके पास रेडिएंट एनर्जी कितनी रखी है? 60 किलो जूल, अपॉन एरिया कितना रखा है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर, तो 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट, इंटू टाइम कितना रखा है? 1 मिनट में, इंटू 60 से 60 कट जाएगा, मेरे साथ 50 आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ गया, 50 आ गया। क्यों ये गया, ये ऊपर पहुंचेगा, 200 से कटेगा तो 5 और 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ चीज हम लोगों के पास इतनी सारी चीज तो समझ में आ गई है कि हमारे पास एनर्जी जो आ गई है 50 किलोवाट में आ गई है, राइट, एमिसिव पावर, सॉरी। अब इसने बोला है अगर उसकी एमिसिविटी E 0.45 थी, तो बताओ रेडिएंट एनर्जी ब्लैक बॉडी अगर कोई है वहां पर, इसी सरफेस एरिया की, इसी सब कुछ की, वही ब्लैक बॉडी होती, तो वो रेडिएंट एनर्जी कितनी निकालती? इन 1 आवर। और देखो कहाँ लगाएंगे, तो पहले हमें दे रखा है E इज इक्वल्स टू, आपको पता था एमिसिव पावर ऑफ अ सरफेस अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो आप लोगों को प्रोवाइडेड है ये 0.45 इज इक्वल्स टू ई सरफेस आपने निकाल लिया है 50, अपॉन आप एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपके पास एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 0.45 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 111.11। ठीक है, मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत फास्ट से याद है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है पर ये याद था। तो ये 111.11 आ गया आपके पास, 111.11। ठीक है, हाँ इतना कर लिया था। अब बेटा आगे भी तो करना था, आपसे ये थोड़ी पूछा था एमिसिव पावर, आपसे पूछा रेडिएंट एनर्जी कितनी होगी अगर बॉडी सेम है, तो आपको अभी तो बताया E इज इक्वल्स टू Q बाय A इंटू टी। तो आपसे क्यों पूछा था, हो तो गया, सेम एरिया बोला गया है, तो ये आपने निकाल दिया 111.11 इंटू एरिया कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 200 इंटू 10 की पावर -4, राइट, यानी कि अपॉन में 10,000 लिख दो यार, क्या इतनी मेहनत करनी। ठीक है, और आगे क्या बचता है? टाइम। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट 60 सेकंड। भैया इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आपका रेडिएंट एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी आ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने करा दिया है। आगे चलते हैं, एक थ्योरी है प्रीवोस्ट थ्योरी। कौन सी है? प्रीवोस्ट थ्योरी, PREVOST। प्रीवोस्ट साहब की जो थ्योरी थी वो हमसे क्या कहती है और किस तरीके से कहती है, आइए इस चीज को समझ लेते हैं। प्रीवोस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास कुछ चीजें थी, उन्होंने थ्योरी जो बताई, उन्होंने कहा कि अगर 0 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर है तो दुनिया की कोई भी बॉडी हो सारी की सारी रेडिएशन एमिट करती है। ये जरूरी नहीं है कि रेडिएशन एमिट करने के लिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्या बोला उसने? अगर 0 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर है मुन्ना, तो सारी की सारी बॉडी हीट रेडिएट आउट करेंगी ही करेंगी, एमिशन दिखाएंगी, रेडिएशन दिखाएंगी। तो यानी कि प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के अकॉर्डिंग इनकी कुछ स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास? 0 केल्विन से ऊपर सारी की सारी बॉडी रेडिएशन एमिट करती हैं। ये सबसे पहली स्टेटमेंट थी।
दूसरा उन्होंने बोला कि आप लोगों के पास अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और किसी दूसरी चीज़ से कम है, तो जो रेडिएशन ज़्यादा टेम्परेचर में से निकल रही हैं वो एमिसिव वाली होंगी, वो ज़्यादा होंगी, और एब्जॉर्ब वाली जो रेडिएशन होंगी वो कम होंगी। यानी कि अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी कंडीशन दे दिया, E ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है E ऑफ एमिशन से, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, राइट? एब्जॉर्ब क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से कहानी चलती है। जैसे कि आप लोग जाड़ों में आग के सामने खड़े हो जाते हो, तो आग के सामने खड़े होते समय क्या सिर्फ आग ही रेडिएशन एमिट आउट कर रही है? इससे आज समझते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग ही एमिशन रेडिएट आउट कर रही है, आप भी एमिशन रेडिएट कर रहे हो, क्योंकि आप 0 केल्विन से ऊपर खड़े हैं। 0 केल्विन तो बहुत नीचे हो गया ना बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी, 0 केल्विन है ना, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप भी रेडिएशन एमिट कर रहे हो और आग भी रेडिएशन एमिट कर रही है, लेकिन जो आग की रेडिएशन एमिट करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारी टेंडेंसी छोड़ने की। और यही कारण है कि जब भी हमारे पास आग के सामने खड़े होते हैं हम लोग, तो हमें क्या महसूस होती है? गर्मी महसूस होती है। देखो यहाँ पे चीज़ बोल रखा है, when we stand in front of fire we feel hot due to the reason that we receive more radiation from the fire than we give to it। अगर यही चीज़ आप आइस के सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? उल्टी कहानी होगी। बिल्कुल होगा, तो वो भी आइस भी रेडिएशन एमिट करेगा और आप भी रेडिएशन एमिट करेंगे, लेकिन आइस के मुकाबले अब आप ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेंगे, तो आपकी जो हीट है वो आइस एब्जॉर्ब कर रहा होगा और इसीलिए आपको ठंड लगती है। देखिए क्या बोलता है, रिवर्स इज द केस व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आइस, हेयर वी लूज मोर हीट रेडिएशन देन वी गेन फ्रॉम आइस। मतलब आइस से हम गेन भी कर रहे हैं, लेकिन उतना गेन नहीं कर रहे जितना हम लोग लूज कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और एमिशन कम है, क्यों लिख सकता हूँ यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और एमिशन कम है, इसका मतलब बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? ज़्यादा है। भाई सीधी सी बात है ना, आप एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हो और एमिट कम कर रहे हो। कब का केस था? जब आप फायर के सामने खड़े थे, और फायर के सामने खड़े थे इसका मतलब आपके पास टेम्परेचर क्या है बेटा? बढ़ा हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तभी तो आप जो है एब्जॉर्ब ज़्यादा कर पा रहे हो। एमिट आप कम कर रहे थे, एब्जॉर्ब आप ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन उल्टा आप एमिट तो ज़्यादा कर रहे हैं और एब्जॉर्ब आइस वाले केस के सामने कम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है। और अगर आपके पास Q एमिशन इक्वल्स टू Q एब्जॉर्प्शन है, तो ऐसे केस में आप समझ जाना कि आपकी जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहीं पर आ गई है और इस समय पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप छोड़ रहे हैं उतनी अमाउंट ऑफ हीट आप ले भी रहे हैं। तो ये कहानी हमारे पास छोटी सी रहती है। अब आते हैं हमारे पास किरचॉफ लॉ पर। देखिए वैसे तो किरचॉफ लॉ है वो प्रीवॉस थ्योरी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, और किरचॉफ के एक्चुअल में 2 लॉ है, एक तो करंट लॉ है और एक हीट लॉ है। किरचॉफ का करंट वाला लॉ मैं आप लोगों को कल भी बता चुका था, जब मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को जंक्शन वाला क्वेश्चन कराया था। उससे मैंने कहा था कि टोटल हीट करंट हमेशा 0 रहता है जब भी किसी बॉडी में कहीं पे भी फ्लो करता है। एक केस तो ये आ गया, और दूसरा लॉ हमारे पास बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या बोलता है? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कहानी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास तो है नहीं सर, है ना। हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं था, अब भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बस उसी से काम चला रहे हैं। ठीक है, रोजी रोटी चल जाती है भैया अपनी। चलिए अब यहाँ पे E/A की बात करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा था, आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक आपने कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में आपने क्या कर दिया है, एक व्हाइट बॉल रख दिए, एक ब्लैक बॉल रख दिए और एक आपने ब्लैक बॉडी रख दी।
ये क्या है? ब्लैक बॉडी, ये क्या है? ब्लैक बॉल, और ये क्या है? व्हाइट बॉल, राइट। ये आपका बाहर हीट रेडिएट आउट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्लोज चैम्बर बना रखा है और उसके अंदर ये सारी कहानी चल रही है। जब क्लोज चैम्बर के अंदर सारी कहानी चलेगी तो होगा क्या? धीरे धीरे अब आपको पता होना चाहिए कि जो व्हाइट कलर है वो रिफ्लेक्टर है। व्हाइट क्यों आती है कोई भी चीज? क्योंकि उसने कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी। कोई भी चीज देखो, ब्लैक ना साइंस की भाषा में कोई कलर नहीं है, ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक एक्चुअली एब्सेंस ऑफ कलर है, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई इसलिए वो ब्लैक हो गया, इसलिए हमने उसे ब्लैक बॉडी बोला, क्योंकि वहां से कुछ चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाई, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। एमिट हुई है, एमिट सारी वेवलेंथ हुई है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। मैंने आपको एमिटेंस और रिफ्लेक्शन का अंतर समझा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्या बेटा? ब्लैक बॉडी एमिट कर रही होगी, यस। अभी वो देखेंगे कैसे। इसने बोला कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, यहाँ पे मैंने गर्म किया तो व्हाइट ने मान के चलो पूरा का पूरा क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, और इसने क्या करा होगा? एब्जॉर्ब कर लिया ब्लैक ने। अब ये ब्लैक बॉल है यार, ब्लैक बॉडी थोड़ी है कि सारी की सारी एब्जॉर्ब कर, ऐसा नहीं है। इसने ज्यादा अमाउंट में हीट क्या करी होगी? एब्जॉर्ब, अब कम अमाउंट में रिफ्लेक्ट करी होगी। बट इसके विपरीत इसने उल्टा करा होगा, ज्यादा अमाउंट में हीट रिफ्लेक्ट करी होगी तो कम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करी होगी। लेकिन जब आप इसका रेशियो देखेंगे, कितना उसने एमिट करा है टू दैट ऑफ एब्जॉर्ब किया है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये चीज क्या रहती है? बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड आया था। अभी मैंने 2-3 वैल्यूज ले लो इन सब की, तो वैल्यूज में निकाल दिखाऊं तो वो जो डेटा रहता है गिवन, उसको अगर आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड कि हां बात सही है। पर आई क्या है सही, ये चीज चेक कर लेते हैं। चलो कैसे आती है, तो ये देखो ये आती कैसे है, ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो E/A मान लेता हूं E1/A1, यानी कि व्हाइट बॉल का, व्हाइट बॉल की एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द व्हाइट बॉल, ये किसके बराबर हो जाएगी? E2/A2 के। ओहो, ये कैसे हो सकती है? हम तो नहीं मान सकते सर इस बात को। ठीक है बेटा, आप ये बात मत मानो, ठीक है। ऐसा करता हूं कि E1/A1 को मैं इसको छोड़ के इससे कंपेयर कराता हूं, ब्लैक बॉडी से, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर आपके पास आ जाएगी E, राइट, एमिसिव पावर E अपॉन में एब्जॉर्प्टिव पावर A, एब्जॉर्प्टेंस जो होता है A। अब आपने पढ़ा था फॉर एनी ब्लैक बॉडी A इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास E1/A1 का रेशियो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, राइट। ऐसा करते हैं, इसी रेशियो को मैं E2 वाले से कंपेयर करा देता हूं ब्लैक बॉल के साथ, यानी कि E2/A2, ये भी तो मैं E/A1 को ही रखूंगा। जब E/A1 को रखूंगा तो भाई ब्लैक बॉडी की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, चाहे ब्लैक बॉल लो चाहे व्हाइट बॉल लो, तो ये भी हमारे पास A1 आ जाएगा। तो यानी कि E2/E2 भी E के इक्वल है, और जब ये दोनों इसके इक्वल हैं तो आपके पास E1/A1 बराबर E2/A2, और यही आप लोगों का किरचॉफ लॉ है। क्या कहता है स्टेटमेंट अगर लिखनी है? द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेस एट द सेम टेम्परेचर and is equal to emissive power of a perfectly black body at that temperature। आपको दिख गया है, it is equal to emissive power of a black body at that temperature। मैंने कहा था बाहर से आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। ये सारी कहानी आप लोगों के पास मैंने सुनानी थी, ठीक है, समझ में आया। इसी ब्लैक बॉडी की चीज को यूज करते हुए एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, मिस्टर वेन। कौन थे साइंटिस्ट? मिस्टर वेन साहब। दस्तर कहाँ चले गए? चलिए, तो वेन, मिस्टर वेन हटा दूं मैं बेटा। मिस्टर वेन जब हमारे पास आए तो उन्होंने कुछ ग्राफ से इंटरप्रेट करने की कोशिश करी और उन्होंने काफी अच्छी चीज हमें बताई, और इवन सन का टेम्परेचर भी आज हम लोग अगर बता सकते हैं तो किस वजह से बता सकते हैं? ड्यू टू द हेल्प ऑफ वेन। वेन साहब ने जो अपने लॉ बताए, उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या थे? उन्होंने कहा कि एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। उन्होंने देखा कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर माना, उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये कहानी T1 टेम्परेचर पर लैम्डा, जैसे यहां से जाएंगे तो लैम्डा बढ़ रहा है इधर, तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, यानी कि इसकी में लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है? देखो ये सारी कहानी हो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए रही है, राइट।
अब आपने कहा किसी एक नॉर्मल बॉडी ले लेता हूँ, अब एक नॉर्मल बॉडी में ये थोड़ी होगा कि सारी बॉडी की रेडिएशन से एमिट करेगा, नहीं, मैंने कह दिया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। अब ये ना एक्चुअल में अगर ब्लैक बॉडी रही होगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज, अगर ये एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रही तो कहानी क्या रहेगी, ब्लैक बॉडी में हर तरीके की वेवलेंथ एमिट कर रहा है ना, देखो हर तरीके की वेवलेंथ एमिट कर पा रहा है। अब लैम्डा मैक्स जो पाया गया वो T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे पाया गया, राइट। लेकिन जब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो मैक्सिमम का ग्राफ था ये देखो ये छोटा हो गया। मैक्सिमम मतलब अब की बार सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ आई वो इस कलर की आई, लैम्डा मैक्स का मतलब ये कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कलर जो है वो आपके पास यहाँ है, ये T2 वाले का ग्राफ हो गया। फिर हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमें को ऐसे मिला कि लैम्डा जो है अब इधर मिल रहा है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये लैम्डा 2 की है, ये लैम्डा 1 की है, देखो लैम्डा 1 मैक्स, ये लैम्डा 2 मैक्स और ये लैम्डा 3 मैक्स। टेम्परेचर या जल्दी वेरी करेगा। एग्जैक्टली टेम्परेचर के साथ जल्दी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मैक्सिमम वेवलेंथ आप लोगों के पास कम होगी, वेवलेंथ घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कह सकते हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको कम उस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करो, मैंने T1 T2 का ग्राफ चैप्टर नंबर 2 में भी कहा रखा है, रेड और ब्लू वाला जो हमने ग्राफ देखा था, राइट। तो उसकी जो हमारे पास थी रेड की तो पहले आ रही थी T1, हाई टेम्परेचर करने पे ब्लू का आया था, और इसके पास इधर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बच्चे ने, वेरी गुड बेटा। तो यही चीज हम लोगों के पास यहाँ पर देखी गई, राइट, कि जो हमारे पास रेड का आगे आया था क्योंकि उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा थी और ब्लू की वेवलेंथ कम थी, तो उसका टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया था, राइट। ये दो ग्राफ केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में भी आपको दे रखे होते हैं। तो ये चीज था हमारे पास जो वेन साहब ने बोली थी, और वेन साहब का लैम्डा और टी का रिलेशन आप लोगों के सामने किस तरीके से वेरी करता है मैंने ये आपको बता दिया है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ टू दैट ऑफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर बेसिकली। तो कहना क्या चाहता है, लैम्डा एम इनटू टेम्परेचर अगर आप करेंगे तो आपके पास आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेन्स कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं बेटा, वेन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 2.89 × 10 की पावर -3, 2.89 × 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, राइट। लैम्डा मतलब मीटर और टेम्परेचर मतलब केल्विन। तो ये हमारे पास ये बी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है बी। तो ये कांस्टेंट था जो हम लोगों ने हर जगह पर जब भी वेन्स आपको पढ़ेंगे ये आएगा, तो इनकी स्टेटमेंट अगर आप लिखनी है तो लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ये वैल्यू मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। तो यही है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द वेवलेंथ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेवलेंथ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, मैंने आपको बोला था कि बेटा सन का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी हम लोगों ने इससे निकाला था, इसी थ्योरी को यूज करते हुए निकाला था। तो कैसे निकाला था, देखो एक्चुअल में क्या था कि सन का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलार स्पेक्ट्रम। तो सोलार स्पेक्ट्रम के लिए पहले तो हम लोगों ने निकाला कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। तो सोलार स्पेक्ट्रम के लिए, फॉर सोलार स्पेक्ट्रम यानी कि सन के स्पेक्ट्रम के लिए लैम्डा मैक्स जो पाया गया वो पाया गया 4750 एंगस्ट्रॉम पर, राइट। तो कहा कि सन का टेम्परेचर बताइए कितना होगा, तो आप यहाँ पे यूज कर दो बेटा, लैम्डा आपको मिल गया, टी आपको निकालना था, और आपको बी कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है। तो जब भी आप लैम्डा निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, तो आपके पास टी बराबर बी की वैल्यू 2.89 10 की पावर -3 अपॉन लैम्डा मैक्स कितना आया था 4750 × 10 की पावर -10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लगभग आता है 6084 केल्विन। और अगर मैं आपको बताऊं तो सूरज का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली जो पाया गया है उसके क्रोमोस्फीयर पर वो यानी कि जो सूरज की सरफेस है वो लगभग 6000 केल्विन का ही पाया गया है। और इससे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग आसपास ही हैं, इतना ज़्यादा अंतर है नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास वेन साहब ने बताया कि किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर ऑफ द सन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि द स्पेक्ट्रल एनर्जी ऑफ द सन हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ एट 4753 एंगस्ट्रॉम।
तो कहता है कि सन की जो स्पेक्ट्रल वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है इतने वेवलेंथ पर, ठीक है, स्पेक्ट्रल एनर्जी जो है इतने पे मैक्सिमम है। वो कहता है अगर सन का टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ऑफ सन इज 6050 केल्विन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार फॉर विच द मैक्सिमम इज एट 9506 एंगस्ट्रॉम। बताओ अगर उसकी स्पेक्ट्रल एनर्जी का मैक्सिमम किसी एक दूसरे स्टार का इतना आ रहा है तो आपका टेम्परेचर कितना होगा। इस तरीके क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। क्या आपको पता है लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट है, यानी कि लैम्डा 1 इंटू टी वन इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू टी टू। लैम्डा 1 आपको दे रखा है 4753, टी वन आपको दे रखा है, लैम्डा 2 आपको दे रखा है, टी आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोगों से पूछी जाती हैं वो यही हैं। इसके बाद के जो टॉपिक हैं जैसे कि स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक दो टॉपिक और हैं, सोलार स्पेक्ट्रम वगैरह है ना, टेम्परेचर ऑफ द सन, सोलार कांस्टेंट क्या होती हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।